हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये OSSC के जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये सब जो MCQs हैं ये आपके सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप फार्मा का आपका कोई भी एग्ज़ाम है या फिर स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है तो ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। जो आईपी का फर्स्ट एडिशन है तो सभी को पता है 1955 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था आईपी के डिफरेंट एडिशंस, तो आपने सारे एडिशंस बिल्कुल अच्छे से इनका आंसर दिया था। ठीक है, फर्स्ट है 1955 में होता है। ठीक है, तो सारे आप देख लेना। और जो 1940 में है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो पास हुआ था 1940 में, और उसके रूल्स कब आए थे 1945 में। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। और 1985 में एनडीपीएस एक्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ऑप्शन देखिए, एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर, एवरी 5 ईयर या एवरी 6 ईयर। तो ये जो पीसीआई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई है ये फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूट हुई थी 1949 में। तो ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट पीसीआई वाज कंस्टिट्यूटेड इन। तो बच्चे इसका आंसर गलत कर आते हैं, 1948 में कंफ्यूज जाते हैं। तो 1948 में तो क्या है, फार्मेसी एक्ट जो है ना वो पास हुआ था 1948 में। तो 1948 में होता है फार्मेसी एक्ट। जो फिर फर्स्ट पीसीआई जो है ना वो 1949 में है। ये क्वेश्चन एक यूपी आरवीएनएल का फार्मासिस्ट का एग्जाम था ना, तभी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो फर्स्ट जो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा था तो उसमें बच्चे 1948 करे हैं। और मैं कई बार आपको वीडियोस में बताती हूँ इसका, उसके बावजूद भी। ठीक है, तो 1949 आप ध्यान रखना, फर्स्ट पीसीआई वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1949। और ठीक है, और इसको सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। पीसीआई को क्या बोलते हैं, सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं। और पीसीआई के जो फंक्शंस होते हैं वो आपको याद करने होते हैं। एक तो इसमें क्या आता है, एजुकेशन रेगुलेशन आता है, और इसमें अप्रूवल ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन आता है, और एक होता है मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर। ठीक है, तो ये सब है पीसीआई के फंक्शन। और जो इसमें जो पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये सब आप देख लेना, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का कई बार पूछते हैं। तो इसमें देखिए 3 है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है, और एक होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक है, ये 3 होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में से होते हैं। तो इसमें आपको एक चौथा ऑप्शन और दे देंगे, फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में से नहीं है। तो आपको ये तीनों नाम तो याद करने ही करने हैं। और जो हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये होती है एवरी 5 ईयर्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, शिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ऑप्शन देखिए, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स या अल्कलॉइड्स। तो शिनोडा टेस्ट होता है ये फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। ओके, ये जो फार्माकोग्नोसी के डिफरेंट टेस्ट का मेरा वीडियो अपलोडेड है, मैं आई बटन में आपको ऊपर लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं टैनिन्स के लिए, जैसे गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है, ग्लाइकोसाइड्स के लिए जैसे एंथ्राक्विनोन, ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट है, डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो सारे टेस्ट इंक्लूड किए हुए हैं, आप वो वीडियो एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, या मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यही होता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। या फिर ऐसे भी आ जाता है, फ्रैक्शन ऑफ द अब्जॉर्ब ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन।
ऐसे भी डेफिनेशन आ जाती है बायो अवेलेबिलिटी की, ठीक है। तो ये बायो अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी बार रिपीट होता है। और एक देखिए आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, भी कई बार पूछते हैं। तो आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है पार्टिकल साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन्स में बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। ऑप्शन देखिए रोलर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल या कटर मिल। तो हमसे पूछा है 1 to 30 माइक्रोन्स के जो प्रोडक्ट साइज होता है हमारा, देखिए डिफरेंट डिफरेंट मिल, जैसे रोलर मिल है, इसका प्रोडक्ट साइज अगर आप देखते हैं रोलर मिल का तो वो होता है 20 to 200 मैश होता है, ठीक है। अगर हैमर मिल का देखते हैं तो 4 to 320 मैश होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है 1 to 30 माइक्रोन्स होता है। और कटर मिल का होता है 20 to 80 मैश होता है, ठीक है। तो हमारा इससे क्या आंसर निकल के है, फ्लूइड एनर्जी मिल जो होता है इसका प्रोडक्ट साइज होता है 1 to 30 माइक्रोन्स होता है। तो ज़्यादातर ना ये फ्लूइड एनर्जी मिल का ही पूछते हैं, बाकी का तो इतना नहीं पूछते। फ्लूइड एनर्जी मिल का ही ये प्रोडक्ट साइज आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंज फ्रॉम। तो ब्लूम स्ट्रेंथ होते हैं, इसको जेल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। जो ये जिलेटिन होता है इसका जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है, ये क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इट इज़ अ मेजर, ये भी क्वेश्चन ऐसे कई बार ना डेफिनेशन आ जाता है क्वेश्चन, इट इज़ अ मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन के जो उसके अंदर क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है ना, ये क्या होता है, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग जो होती है जिलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, उसको मेज़र करता है, उसको बोलते हैं ये ब्लूम स्ट्रेंथ होता है। तो आपको पूछा इसका रेंज कितना होता है, ठीक है, ये होता है 150 to 250 ग्राम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, अगर आपसे यूनिट पूछे तो यूनिट ग्राम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका ब्लूम स्ट्रेंथ या जेल स्ट्रेंथ। तो आपको याद रखना 150 से 250 ग्राम होता है और इसकी यूनिट ये ग्राम हो ही गई, ठीक है। और जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन ए होता है और जिलेटिन बी होता है ना। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो होता है ना उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जिलेटिन ए जो होता है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 9 होता है और जिलेटिन बी का होता है 4.7 होता है। तो ये कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, जिलेटिन के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो इसका ये याद रखना, जिलेटिन ए है इसका 9, जिलेटिन बी का होता है कितना, 4.7 होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज्ड इन सेकंड लाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं, और वो भी किस में, सेकंड लाइन, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक किया है सेकंड लाइन, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन जो आप एंटीटीबी ड्रग पढ़ते हैं उसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन पढ़ते हैं, वो क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। तो फर्स्ट लाइन में तो वो आ जाएगी स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो हमारा ऑप्शन बी है, ये फर्स्ट लाइन में आती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती हैं। तो सेकंड लाइन में कौन सी आती है, तो इसके लिए आपको सारी सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पता होनी चाहिए। और फर्स्ट लाइन वाली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सेकंड लाइन मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड लाइन में है थायाएसिटाजोन आता है, एक तो क्या आता है, थायाएसिटाजोन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड आता है, इथियोनामाइड आता है। इथियोनामाइड की एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रोसी दोनों में यूज़ करते हैं ना। एक होता है साइक्लोसिरीन आता है, एक होता है कैनामाइसिन, ठीक है, कैनामाइसिन, एमिकेसिन आता है, कैप्रियोमाइसिन आता है। ये सब क्या है, जो सेकंड लाइन। तो हमने पढ़ा कैनामाइसिन, तो हमारे ऑप्शंस देखिए, इसमें हमारा ये कैनामाइसिन ही आएगा, जो सेकंड लाइन जो ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं वो एमिनोग्लाइकोसाइड है, ये कैनामाइसिन हो जाएगी आपकी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्ट्रिप्टोमाइसिन मैंने आपको बता दिया फर्स्ट लाइन है, और ये दोनों इसमें ये टॉपिकल जो अमीनोग्लाइकोसाइड होती है, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन क्या होती है, टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड होती है, ये इसमें यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एडवर्स इफेक्ट पूछा है किसका, क्लोरामफेनिकोल का। देखिए टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल दोनों की दोनों क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। और ये क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम पे बाइंड होती है और क्लोरामफेनिकोल 50S राइबोसोम पे बाइंड होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट। तो एक तो मोस्ट कॉमन जो आप लोग पढ़ते हैं
ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है और बहुत बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो क्लोरामफेनिकोल का होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। और इससे क्या क्लोरामफेनिकोल से बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है। बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है, और इससे ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन जो होता है ये क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट होता है। और आपसे बोन मैरो डिप्रेशन में जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया आ गया, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ऐसे भी ऑप्शंस दे सकते हैं क्लोरामफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट में। जैसे 3 तो आपको यही दे दिए, चौथा आपको क्या दे देंगे कि वो ए प्लास्टिक एनीमिया दे दिया या फिर ए ग्रैनुलोसाइटोसिस दे दिया। तो ध्यान रखना ये सारे भी किसके हैं, क्लोरामफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन है चूज द कॉम्बिनेशन जनरली यूज्ड फॉर पोसीबैसिलरी लेप्रोसी। देखिए एक तो होती है पोसीबैसिलरी लेप्रोसी होती है, एक होती है मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। तो पोसीबैसिलरी लेप्रोसी जो होती है ये होती है नॉन इन्फेक्शियस होती है, और जो मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी होती है वो इन्फेक्शियस लेप्रोसी होती है। ओके, तो आपसे इनका क्या पूछा है, ड्रग कॉम्बिनेशन क्या देंगे। तो देखिए पोसीबैसिलरी जो लेप्रोसी होती है, कौन सी पोसीबैसिलरी, इसमें देते हैं डेप्सोन प्लस रिफाम्पिन देते हैं, डेप्सोन प्लस रिफाम्पिन देते हैं किसमें, पोसीबैसिलरी लेप्रोसी में। और जो मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी होती है उसमें ये इन्फेक्शियस होती है, इसमें देते हैं डेप्सोन प्लस रिफाम्पिन प्लस क्लोफाजिमीन, ठीक है, DRC है, मतलब डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और क्लोफाजिमीन जो डाई होती है जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो है ये क्लोफाजिमीन। तो ये मल्टीबैसिलरी में हमने 3 पढ़ ली, कौन कौन सी, डेप्सोन प्लस रिफाम्पिन प्लस क्लोफाजिमीन, और पोसीबैसिलरी में डेप्सोन प्लस रिफाम्पिन। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, तो हाँ इसका मैंने ऑप्शन तो आपको सही बताया नहीं, तो पोसीबैसिलरी में डेप्सोन प्लस रिफाम्पिन बताया, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इंक्लूड द ड्रग। ऑप्शन देखिए एसिक्लोविड, नेविरापिन, एमेंटाडिन या ऑल, ठीक है। तो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो होती है ना वो कौन कौन सी होती है, देखिए उसमें एक तो आप क्या पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स की तो जो जिडोव्यूडिन वगैरह ड्रग है ना, जिडोव्यूडिन है, डाइडाइनोसिन है, जेलसिटाबिन, स्टेबुडिन, ये सब आती है। और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में हम एंड करके 3 ड्रग पढ़ते हैं, इसे हैं एक नेविरापिन, इफाविरैन, और डिलाविरडिन आती हैं। तो आपके ऑप्शन में नेविरापिन दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आती है, ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होती है, कौन सी, नेविरापिन, ठीक है। और एसिक्लोवीर जो है ये एंटी हर्पीज़ वाली ड्रग्स पड़ती है, उसमें एसिक्लोवीर आती है। एमेंटाडिन क्या होती है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में वाली ड्रग में आती है एमेंटाडिन और रिमेंटाडिन। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट। ऑप्शंस देखिए आप लोग, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ओल या टॉपिकल। देखिए नियोमाइसिन किस में आता है, ये आता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आता है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उसमें एक तो सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड आती है, एक टॉपिकल आती है। तो सिस्टमिक में आती है स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन आती है, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन और नेटिलमिसिन, ये सब है सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड। टॉपिकल में आती है नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन आती हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए टॉपिकल में आ गई नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन, जो हम TNF पढ़ते हैं ना उससे बन गया ये। तो देखिए तो हमसे क्या पूछा था, नियोमाइसिन का पूछा, तो ये क्या है, टॉपिकल। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो जो नियोमाइसिन है ये ऑब्टेन होती है स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रैडी से, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, जो नियोमाइसिन को ऑब्टेन कैसे करते हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रैडी से ऑब्टेन करते हैं। तो ये हाईली टॉक्सिक होती है ईयर के लिए और किडनी के लिए, इसीलिए इसको सिस्टमिक यूज़ नहीं करते, इसको क्या एज मतलब टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड ही यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रीसियोफल्विन क्या है। तो ग्रीसियोफल्विन तो आप सभी को पता है, ये एंटी फंगल ड्रग्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रीसियोफल्विन जो कहते हैं हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान होता है, ये ग्रीसियोफल्विन होता है, और ये कहते हैं ओरली इसको दे सकते हैं ग्रीसियोफल्विन को,
ठीक है। ये जो टॉपिकली जो है ये इनइफेक्टिव होती है, इसलिए इसको क्या ऑरली देते हैं। और किससे ऑब्टेन होती है? पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम से ऑब्टेन होती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये क्या है? एंटी फंगल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल पूछा आपसे, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ये होते हैं इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स होते हैं। जब हम एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें एक कैटेगरी आती है एजोल्स की। एजोल्स में एक तो इमिडाजोल्स आते हैं, एक ट्रायाजोल्स आते हैं। ट्रायाजोल्स में आईवीएफ से आप 3 ड्रग याद रखते हैं, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। और जो इमिडाजोल्स आते हैं उसमें आप तो एक कम याद रखते हैं ना, कम से क्या है? क्लोट्रीमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, मीकोनाजोल, इकोनाजोल, ठीक है। और एक आप कीटोकोनाजोल याद करते हैं। तो ये हमारी जो इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग होती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है रिफाम्पिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट ऑफ। तो रिफाम्पिन जो है ये ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी दोनों में यूज़ करते हैं रिफाम्पिन। तो ये जो इसका मेजर जो एडवर्स इफेक्ट होता है हिपेटाइटिस कोज कराती है, ठीक है। ये तो इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसके लिए? जॉन्डिस के लिए। तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। तो जो रिफाम्पिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। देखिए इसकी बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये एंजाइम इंड्यूसर होती है, एंजाइम इंड्यूसर होती है। कई बार क्वेश्चन आता है एंजाइम इंड्यूसर कौन सी है, तो उसमें रिफाम्पिन आपको ऑप्शन मिलता है। एक किसको इनिबिट करती है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ये इनिबिट करती है। इसका मैकेनिज्म में ये आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करती है। और एक जो यूरिन और सिक्रेशंस जो हैं इसको जिस पेशेंट्स को ये देते हैं तो वो इसके यूरिन और सिक्रेशंस जो भी होते हैं वो ऑरेंज रेड हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो क्या है? ऑरेंज रेड सिक्रेशंस जो किससे होते हैं? रिफाम्पिन से होते हैं। तो ये ट्यूबरकुलोसिस की जो फर्स्ट लाइन ड्रग पढ़ते हैं उसमें आती है, आपको पता ही है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन है मिथोट्रिक्सेट एक्टोन। तो मिथोट्रिक्सेट किस में आता है? एंटी कैंसर ड्रग में ये फोलेट एंटागनिस्ट होता है। जो एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ते हैं एंटी कैंसर ड्रग में उसमें आता है फोलेट एंटागनिस्ट, उसमें आप मिथोट्रिक्सेट पढ़ते हैं। ये किसको इनिबिट कर मतलब किस पे एक्ट करता है? तो ये होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट। क्या होता है? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है ये मिथोट्रिक्सेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कोज करा देती है मिथोट्रिक्सेट जो होती है। और इसको सोरियासिस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एज इम्यूनो सप्रेसेंट भी आपको पता है ये यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ये PABA क्या होता है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है। जो सल्फोनामाइड्स होती हैं वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होती हैं PABA की। ये क्वेश्चन आया था अभी, एक क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम में आया था, सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ, तो उसका आंसर था PABA पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको पता ही एंटीवायरल ड्रग में पढ़ते हैं आप, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर वो एंटीवायरल ड्रग में पढ़ते हैं। डीएनए गायरेज जो होता है, जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं ना, वो इसको इनिबिट करते हैं डीएनए गायरेज को, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। देखिए एंटी कैंसर एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में हम पढ़ते हैं, एक तो इसमें कौन कौन सी पढ़ते हैं आप? एक्टिनोमाइसिन D पढ़ते हैं, इसको डेक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं। और आता है डॉक्सोरुबिसिन आता है, डोनोरुबिसिन आता है, और इसमें आता है मिटोजेंट्रोन आता है, ब्लियोमाइसिन आता है और मिटोमाइसिन C आता है। ये सब क्या है? एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। अभी आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में देखिए डॉक्सोरुबिसिन मैंने आपको बताया है, ब्लियोमाइसिन, तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी देखिए डॉक्सोरुबिसिन तो है, स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं है। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन किस में आती है? ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। ब्लियोमाइसिन तो होता है वैनकोमाइसिन, इसमें एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में नहीं आता वैनकोमाइसिन, ठीक है। और मिथोट्रिक्सेट क्या है? ये एंटीबायोटिक नहीं होती। और क्लोरम्ब्यूसिल भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए प्लांट एल्कलॉइड्स यूज्ड एज एंटी कैंसर, ठीक है। कौन से प्लांट एल्कलॉइड होते हैं? तो आपको पता ही है जो हम इंडोल एल्कलॉइड्स पढ़ते हैं जिसमें क्या आता है? विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो आप पढ़ते हैं विनका से ऑब्टेन होते हैं, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, ये क्या होते हैं? एंटी कैंसर होते हैं। विनका एल्कलॉइड्स क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? जो एक ये माइटोटिक इनिबिटर होते हैं। जो एक प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन, उससे बाइंड होती है, उसके पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। माइटोटिक अरेस्ट कोज करते हैं विनका एल्कलॉइड्स। इसमें विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन होते हैं, ये विनका से ऑब्टेन होते हैं। विनका जिसे कैथरंथस रोजियस, जिसका सिनोनिम मतलब उसका सोर्स होता है कैथरंथस रोजियस, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। और विनका को पेरीविंकल भी बोलते हैं,
ठीक है, ये सब बातें हैं। और एटोपोसाइड्स जो होते हैं ये प्लांट ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, पोडोफाइलोटॉक्सिन से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच वन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है उसका कॉम्बिनेशन पूछा है, तो आपको इसके लिए जो है एल्काइलेटिंग एजेंट्स का पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखिए एल्काइलेटिंग एजेंट्स में एक तो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आप पढ़ते हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आता है मिक्लोरिथामिन आता है, इसको मस्टिन एससीएल भी बोलते हैं, साइक्लोफोस्फोमाइड, आईफोसोमाइड आता है, क्लोरम ब्यूसिल होता है, मेल्फ्लैन आता है, ठीक है। और इसमें एक क्या आते हैं, जैसे इसमें इथियोनम ये क्या होता है, इथाइल इमीन्स, ठीक है, इथाइल इमीन्स में आता है थायोटीपा आता है, एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है, और नाइट्रोसो यूरियाज होते हैं उसमें कार्बस्टिन, लोमस्टिन पढ़ते हैं, एक डाकार्बाजिन पढ़ते हैं, ध्यान रखना डाकार्बाजिन है, प्रोकार्बाजिन नहीं है, डाकार्बाजिन है। तो अब आप देखिए ऑप्शंस में देखिए मेल्फ्लैन जो है या CCNU ये मिथोट्रिक्स हटा के तो ये ऑप्शन कट ही गया, डाकार्बाजिन, क्लोरम ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फेट, मिथायोटिपा, तो इसमें तो सारे ही अल्काइलेटिंग एजेंट आपका ये ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थायोटिपा सही है, लेकिन 6 मरकैप्टोप्यूरिन से कट गया ये ऑप्शन, ठीक है। तो कई क्वेश्चन जो होते हैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करने होते हैं। नेक्स्ट में प्रोकार्बाजिन देख के आपको ये ऑप्शन भी कट गया, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में डाकार्बाजिन आ जाएगा, क्लोरम ब्यूसिल आ जाएगा, साइक्लोफॉस्फेमाइड और थायोटिपा। तो डाकार्बाजिन क्या होता है, ये ट्राइअजीन होता है, ठीक है, और थायोटिपा है इथाइलिन इमीन होता है, ठीक है। और जिसमें इसमें ये नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं, क्लोरम ब्यूसिल और साइक्लोफॉस्फेमाइड, ओके। तो आपका ये ऑप्शन बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है वान अर्क टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो इसके ऑप्शंस देखिए एफेड्रा, स्ट्राइकनिन, एर्गट या रुबार्ब। तो वान अर्क टेस्ट होता है, इसमें होता है पैरा टाइम मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है, तो ये एर्गट के लिए होता है। एर्गट पाउडर जो होती है इसके साथ कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वान अर्क जो ये टेस्ट होता है, और टेस्ट का वीडियो तो आपको पता ही है अपलोडेड है, ठीक है। और इसमें जो रुबार्ब है इसकी फैमिली कौन सी होती है, पोलीगोनेसी होती है, ठीक है। और ये किस में आता है, एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में आता है, आपको पता ही है। सेना अलो रुबार्ब कैसे इनके लिए बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन जो है नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं, जो इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। एफेड्रा किस में आता है, अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में कौन सा आता है, तो सिफालोस्पोरिन का वीडियो अपलोडेड है, उसमें सारे के सारे जनरेशंस हैं, चारों जनरेशन आपको अच्छे से याद कराए हुए हैं, आप वो वीडियो जरूर देखना। तो देखिए सेकंड जनरेशन में ऑप्शन देखिए सिफिरोक्सिम एक्सिजिल, तो पहला ही ऑप्शन हो गया, सेकंड जनरेशन में आता है ये। सिफपोडोक्सिम प्रोक्सिटिल जो है ये थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन होती है, और सिफोटाक्सिम भी थर्ड जनरेशन है। ये सिफपिम एक है, सिफपिम एक होता है, सिफपिरोम होता है, ये दोनों होते हैं फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में आते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लोशंस एक्सेप्ट। मतलब इसमें लोशंस के लिए जो स्टेटमेंट जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं वो 3 तो सही है, एक ये क्वेश्चन ना ढंग से पढ़ना होता है। मतलब इसमें क्या पूछा है, ट्रू है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लोशन एक्सेप्ट, मतलब एक को छोड़ के सारे स्टेटमेंट सही हैं, जो सही नहीं है वो फाइंड आउट करनी है। तो लोशन देखिए एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन सस्पेंशन इन एक्वस मीडिया ये सही है। अप्लाइड विद फ्रिक्शन, तो लोशंस जो होते हैं विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, विद फ्रिक्शन वाला ही आपका गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हैं, इसलिए इनको विद फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो ये अप्लाई विद फ्रिक्शन है ये लिनीमेंट के लिए होता है, तो लिनीमेंट जो होते हैं उनको अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन बट नॉट ऑन ब्रोकन स्किन, बट लिनीमेंट्स को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो इसका ये हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। तो लोशंस में जैसे कैलामाइन लोशंस हैं उसका एग्जांपल बताइए आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है हाइपोटेंशन इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन। क्लोनिडिन क्या होती है, ये हाइपोटेंशन कोज करती है, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव होती है ये। तो इसका जो ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है तो ये क्यों होता है, तो ऑप्शन देखिए अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर, अल्फा 2, तो क्लोनिडिन होती है अल्फा 2 पे एक्ट करती है, तो आपका ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। H2 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर ये एंटी हिस्टामिनिक के हैं, इनका इससे कोई लेना देना है ही नहीं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आरबीसी आर हीमोलाइज्ड इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। G6PD क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी जिनमें होती है उनमें आरबीसी हीमोलाइज्ड हो जाती है, मतलब हीमोलिटिक एनीमिया कोज करती है। कौन सी ड्रग कोज करेगी? एम्पिसिलिन तो क्या है? पेनिसिलिन होती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में जो एमिनो पेनिसिलिन में आती है। डेप्सोन करेगा सल्फाडाइमिडिन या जेंटामाइसिन, तो डेप्सोन होता है जो किसमें लेप्रोसी में यूज़ करते हैं ना। डायमिनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है जिसमें अमीनो ग्रुप 4 पोजीशन पे होता है, मैंने आपको बताया था। लेप्रोसी में इसको यूज़ करते हैं। इसकी एक और बात याद करनी है आपको, जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें डेप्सोन अगर देंगे तो क्या हो जाएगा? हीमोलिटिक एनीमिया कोज हो जाएगा, मतलब आरबीसी है हीमोलाइज्ड हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और एक आप एंटी मलेरियल ड्रग पढ़ते हैं, कौन सी? प्राइमाक्विन पढ़ते हैं। तो प्राइमाक्विन जो है वो भी यही कोज करती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिटिक एनीमिया कोज करती है। इसलिए प्राइमाक्विन जो है उसको प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करते हैं, ठीक है, नहीं देते प्राइमाक्विन को। क्यों? क्योंकि फीटस जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट होता है, तो उसमें हीमोलिटिक एनीमिया को कोज करा देती है ये प्राइमाक्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन। तो सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड, ठीक है, तो जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स स्टिमुलेटेड होते हैं आपको ये बताना है किससे होते हैं। ऑप्शन देखिए सिमेट्रिडीन तो ये एंजाइम इनहिबिटर होता है, स्टिमुलेटर नहीं होता। क्या होता है? एंजाइम इनहिबिटर होता है। देखिए एंजाइम इंड्यूसर जो होते हैं ये खुद का भी जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंड्यूस करेंगे और दूसरी ड्रग का भी इंड्यूस करा देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे एंजाइम इंड्यूसर्स जो होते हैं वो फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म करा देते हैं, तो उससे क्या होता है? फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हो जाता है इनकी वजह से। तो ये एंजाइम इंड्यूसर्स में आपको याद रखनी होती है, जैसे कौन कौन सी ड्रग आती है। एक तो मैंने आपको रिफाम्पिन बताया था, ठीक है, एक इसमें फिनोबार्बिटोन, तो आपका ऑप्शन तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। फिनोबार्बिटोन आता है, रिफाम्पिन आता है इसमें, ठीक है, फिनाइल ब्यूटाजोन भी आता है। तो ये कुछ ड्रग है जो एंजाइम इंड्यूसर्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है? माइक्रोसोमल जो एंजाइम्स होती है, मेनली CYP450 जो होता है ना, CYP450 जो होता है इनको इंड्यूस करा देती हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कई ड्रग्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा, कई को नुकसान भी होगा, इस टाइप से होता है, ठीक है। जैसे कोई ड्रग है जैसे पैरासीटामोल है, PCM की टॉक्सिसिटी कोज करती है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। तो पैरासीटामोल अगर किसी को एंजाइम इंड्यूसर दे रहे हैं साथ में PCM दे दी तो क्या हो जाएगा? लो डोज में भी ये टॉक्सिसिटी कोज कर देगी, ठीक है। तो इसलिए कुछ को वो होता है, और किसी ड्रग का मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद ही वो इफ़ेक्ट शो करती है तो उनको फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो ये सब है। तो सिमेट्रिडीन जो है ये एंजाइम इनहिबिटर में आती हैं, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर के एग्जांपल भी और एंजाइम इंड्यूसर के एग्जांपल भी। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी अच्छे से सारा एक्सप्लेन करके, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर जो है इंड्यूसर में तो आपका हो गया ये फिनोबार्बिटोन हो गया, तो ये सिमेट्रिडीन एंजाइम इनहिबिटर में आता है, और इसमें इरिथ्रोमाइसिन आता है एंजाइम इनहिबिटर में, कीटोकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, और ये सिमेट्रिडीन हो गया। ये सब है एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव बीटा-2 स्टिमुलेंट। ऑप्शन देखिए कैफीन, साल्बुटामोल, प्रोप्रानोल और बीटा हिस्टीन, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।